नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं 28 जनवरी 2024 को बिहार में घटे घटनाक्रम की, जिसमें सत्ता परिवर्तन हुआ। श्री नीतीश कुमार जी एनडीए की बनी सरकार में मुख्यमंत्री 9वीं बार हुए। अगस्त 2022 में जब श्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से नाता तोड़ा था और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई थी आरजेडी, 3 वामपंथी दलों और कांग्रेस पार्टी के साथ, तो पूरे देश में सामाजिक न्याय वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जब इन्होंने श्री तेजस्वी यादव जी के साथ विभिन्न राज्यों में जाकर बड़े बड़े विपक्षी नेताओं के साथ संपर्क करना शुरू किया और विपक्षी एकता की नींव रखी, और 23 जून 2023 को पटना में जब बैठक 15 दलों की आयोजित हुई, तो पूरे देश में एक मैसेज कि श्री नीतीश कुमार जी अहम किरदार होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। ऐसे वक्त में जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को 23 जनवरी को भारत रत्न मिला था, वो वास्तव में भारत के रत्न हैं। कुल मिलाकर सिर्फ 38 माह वो सरकार में रहे और आजीवन वो विपक्ष में ही रहे, लेकिन उन्होंने जो लकीरें खींची हैं पूरे देश के लिए, वो कहिए कि महान पुरुष हैं और अमर रहेंगे हमेशा। भले श्री नीतीश कुमार जी इस सरकार के भी मुखिया रह गए बिहार में, परंतु उन्होंने देश के समक्ष बहुत कुछ खो दिया। आपने विकास के और प्रतिनिधित्व के इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन लगता है कि जैसे उन सभी महान कामों पर एक तरह से पानी फिर गया है। बिहार की सामाजिक न्याय की जनता को यह विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अचानक आखिर ऐसा हुआ क्या, जबकि हर मीटिंग में यह देखा जाता था कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब भी बोलते थे तो वो कहते थे कि आदरणीय नीतीश मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं और अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया देखी कल। वो कहते हैं कि बिहार में भी काम करने में दिक्कत हो रही थी और राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी गठबंधन में दिक्कत हो रही थी। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपका और श्री लालू जी का राजनीतिक कैरियर लगभग बराबर का है और लगभग 50 वर्षों से आप साथ रहे हैं, चाहे एक साथ रहे हों या भी अलग अलग रहे हों, लेकिन आपका व्यक्तिगत संबंध हमेशा से अच्छा रहा है। अगर कोई दिक्कत हो रही थी, लालू जी अब इस स्थिति में नहीं है कि बहुत ज़्यादा कहीं पर रिजिडनेस वाली स्थिति वो दिखला सकते हैं। वो वैसे भी बीमारी वगैरह के कारण परेशान हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप साथ बैठ सकते थे और साथ बैठकर स्पष्ट कहते कि ये दिक्कत हो रही है। मैं समझता हूँ कि श्री लालू प्रसाद जी निश्चित तौर पर आपकी भावना का आदर करते। सबसे सधी हुई प्रतिक्रिया तो मैं समझता हूँ कि आज के समय में श्री तेजस्वी जी ने दी है। उन्होंने कहा कि श्री नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, वे आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। हमने उन्हें नहीं छोड़ा, वे हमें छोड़कर चले गए। मैं कहना चाहूँगा कि जो 17 महीने की सरकार रही है, उसमें जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं बिहार में, उसने पूरे देश को एक दिशा दी है। यहाँ जातिगत सर्वेक्षण हुआ और उसके रिपोर्ट के आधार पर SC, ST, MBC और BC के आरक्षण प्रतिशत को 50 से बढ़ाकर 65% किया गया, जो अनोखी बात है पूरे देश के लिए। इस सरकार में 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती सिर्फ 4 महीने के अंदर हुई और विभिन्न आयोगों के माध्यम से सभी मिलाकर लगभग 3.5 लाख के आसपास नियुक्तियां हुई है। ये इतिहास है। IT पॉलिसी बनी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी और जो नियोजित शिक्षक हैं लगभग 3 लाख, उनके राज्यकर्मी दर्जा होने का रास्ता खुला। निश्चित तौर पर श्री तेजस्वी प्रसाद जी आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में इन बातों का क्रेडिट लेने की स्थिति में वो आ ही गए हैं, चूँकि ये भागीदार रहे हैं 17 महीने की सरकार में, और इन्हें इसका लाभ मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर मिलेगा। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा दोनों पक्षों से कि कुछ नेताओं की जो प्रतिक्रिया दोनों पक्षों से आ रही है वो बहुत ही दुखद है। ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। राजनीति में आना जाना लगा रहता है और दोनों पक्ष
चूँकि समाजवादी घराने के हैं, सामाजिक न्याय के हैं, बहुजन समाज के हैं, और राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है। राजनीति में कुछ भी, कभी भी कुछ भी तख्ता पलट होता रहता है। इसलिए दोनों पक्षों के नेताओं से मेरा अनुरोध होगा कि प्रतिक्रियाएं ऐसी हों जिसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े, और यह देखना चाहिए कि संबंध कभी भी खुल सकता है। लेकिन हाँ, मैं श्री नीतीश कुमार जी से जरूर अनुरोध करना चाहूँगा कि जो प्रतिक्रियाएं कल आई हैं उससे बिहार की जनता में या देश की जनता में आप कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। आपको पूरे तौर पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि जनता में जो अभी एक अजीब संदेश गया है उस संदेश को आप चेंज करने में सफल हों। और ये तभी होगा जब आप ये बतलाएंगे कि वास्तविक आपको क्या दिक्कत हो रही थी बिहार की सरकार चलाने में, या जो इंडिया गठबंधन बना विपक्षी दलों का, उसमें भूमिका में क्या कठिनाई हो रही थी। और आपको ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और देश की जनता निश्चित तौर पर, जो आज देश की परिस्थिति है, सामाजिक न्याय वर्ग और बहुजन वर्ग, समाजवादी घराना यह चाहता है कि इतिहास में कोई छेड़छाड़ नहीं हो, संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं हो, आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं हो, और सामाजिक न्याय के हित में कार्य हों। आप ये मुख्यमंत्री जी को ये बतलाना पड़ेगा कि जो आपकी समाजवादी विचारधारा रही है, जो सामाजिक न्याय की विचारधारा रही है, आप अभी बिहार सरकार के मुखिया हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, सामाजिक न्याय के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, ताकि जनता में आपके प्रति पुनः एक सकारात्मक ये छवि बनाने में सहायक हो। लेकिन इतना के बावजूद भी मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो आज देश की स्थिति है, 2024 के लोकसभा चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। मैं समझता हूँ कि सामाजिक न्याय के जो भी नेता हैं, चाहे जिस पार्टी में हैं, उन सभी लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि देश की एकता, अखंडता के लिए धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद को मजबूत करना चाहिए, और इतिहास के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो सरकारी क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, और जो निजी क्षेत्र में परिवर्तित किए जा रहे हैं सरकारी जो क्षेत्र हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।